दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। इसमें हम डेली बेसिस पे द हिंदू को हिंदी के अंदर एनालिसिस करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आपको कंटेंट भी दिया जाता है वो आपको हिंदी में दिया जाता है। यूट्यूब पे काफ़ी लोग काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हमारी तरफ से बस ये एक प्रयास है कि हम इसमें कंटेंट को हिंदी में रख सकें। हम उन्हीं एडिटोरियल्स को उठाते हैं जो हमें लगता है कि यूपीएससी के हिसाब से जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसपे हाँ हमें क्वेश्चन जो है मेंस का जो है क्वेश्चन जो है फ्रेमिंग जो है बनाई जा सकती है। अभी इसमें हालांकि हम इसमें और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे इन फ्यूचर के अंदर, जैसे जैसे आप लोगों का जो सपोर्ट मिलेगा तो हम इसको एक बहुत ही होलिस्टिक व्यू पे इन फ्यूचर में जो है लेके आएंगे। अभी फ़िलहाल हम जो है एडिटोरियल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के एडिटोरियल की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम अगर हम बात करें तो ये आपका जीएस पेपर 2 पंचायती राज वाला जो टॉपिक है वहाँ पे जो डायरेक्ट कनेक्ट करेगा, क्योंकि मुद्दा ये है कि अभी हाल ही में अगर बात करें कि वित्त मंत्रालय है, उन्होंने क्या किया है कि जो यूएलबी हैं, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं जिसको हम पंचायती राज कहते हैं, और साथ में जो शहरी बॉडी हैं उनको लेके अगर बात करें तो 8,453.92 करोड़ रुपए उनको जो है मतलब कि स्वास्थ्य अनुदान के तौर पे जो है जारी किए गए हैं। तो क्वेश्चन ठीक है, ये तो होगी बेसिकली एक न्यूज़, लेकिन इस पर क्वेश्चंस कैसे जो बन सकते हैं, इस पर बन सकते हैं कि भारत में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सामना की जा रही प्रमुख चुनौतियों की चर्चा करें, उन्हें ठीक करने के लिए उचित कदम यहाँ पे उठाइए। कुछ 200 वर्ड में या फिर 250 वर्ड में या फिर 150 वर्ड में, कुछ भी, मतलब कि एज डिपेंड, मतलब कि ये एग्जाम मतलब यूपीएससी के हिसाब से होता है कि किस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए, हम जो लेक्चर 2022 में दे रहे हैं, लेकिन 2021 में दे रहे हैं, लेकिन ये जो 2022 में जो सितंबर में मेंस लिखेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट जो है बन जाता है। तो इसलिए डेली बेसिस पे आप रेगुलर फॉलो कीजिए। हालांकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी जिस वजह से मैं 2 दिन अपसेंट था, लेकिन अब इस तरह की प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। तो फिर इस तरह से मतलब क्वेश्चन जो है बन सकता है। तो अब इसमें क्या ये आवंटन अगर बात करें 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित स्वास्थ्य अनुदान के हिस्से के रूप में जो किया गया, यानी कि जो 15th फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस करी थी, अगर बात करें हेल्थ सेक्टर को लेके, स्पेशली अगर बात करें पंचायती राज को लेके और साथ में शहरी लोकल बॉडीज़ को लेके, उन उसी का ही एक तरह से बात करें तो पार्ट है। यानी कि क्रिटिकल एनालिसिस हमें यही मिलता है कि ऐसा नहीं है कि केंद्र मेहरबान हो गया और केंद्र ने यहाँ पे चीज़ें डाल दी, नहीं। जो 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी उसी का एक पार्ट के तौर पे जो है आगे बात करें तो वित्त यानी कि अनुदान मतलब कि ग्रांट चीज़ें मतलब कि दी गई हैं। तो उसमें 8,453 मतलब 8,453 या फिर आप 54 करोड़ रुपए आप मतलब कि आप बोल सकते हैं। तो हाल ही में अगर अनुदान आवंटन का महत्व के बारे में अगर थोड़ा समझें कि आखिर इस अनुदान जो अभी अनुदान मतलब दिया केंद्र सरकार ने ड्यू टू 15th फाइनेंस कमीशन, तो उसका एक तरह से क्या महत्व मतलब हमें जो है देखने को मिल सकता है। तो यह वित्त वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आवंटन है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कोविड-19 का दौर चल रहा है और अभी तो दुनिया भर के अगर बात करें तो वायरस दुनिया भर के निकल रहे हैं, तो उसके कारण अगर बात करें तो ये 8,400 करोड़ के आसपास अगर बात करें तो काफ़ी बड़ा एक अनुदान जो है हमें जो है देखने को मिलता है, अगर हम पंचायती राज और यूएलबी की तरफ अगर हम देखेंगे तो, जिसमें आने वाले वर्षों में भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर कई अधिक प्रभाव पड़ने की जो संभावना एक पॉजिटिव वे में जो है संभावना जो है पड़ सकती है। वित्त वर्ष 2021-2022 में आवंटन कुछ तुलनाओं से अपेक्षाकृत कम है, फिर भी स्वास्थ्य क्षेत्र में इसका जबरदस्त प्रभाव हो सकता है। यानी कि हालांकि अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों में देखें तो उसकी तुलना के तौर पे देखें तो हाँ कुछ चीज़ें कम हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो इसका ज़बरदस्त प्रभाव जो है इन फ्यूचर में पड़ेगा इन आवंटन से। फिर यह भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय यानी कि जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों खर्च को अगर हम एक साथ मिला दें तो उसका 2.3% है, यानी कि 2.3% है अगर हम इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों के मतलब कि अगर हम कर लें तो। हालांकि वार्षिक तौर पे अगर देखें तो सरकारी स्वास्थ्य व्यय का यानी कि जो वार्षिक होता है, जो मतलब कि साल में होता है, उसका सरकारी स्वास्थ्य व्यय का 5.7% जो है हमें देखने को मिलता है, जिसमें हम संघ और सभी संयुक्त राज्य जो भी सारे राज्यों को अगर हम 2017-2018 के आंकड़ों को मिला दें तो इतना पैसा हमें देखने को मिलता है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि हाँ ठीक है, केंद्र ने जो है पैसे को अलॉटेड किया, लेकिन केंद्र भी इसमें कुछ नहीं कर पाया क्योंकि इसमें 15th फाइनेंस कमीशन की जो वित्त है उन्होंने ही उसकी अनुशंसा यानी कि रिकमेंडेशंस को जो है बेसिकली माना गया है। फिर 15वें वित्त आयोग के बारे में बात करें तो ये आर्टिकल 280 में आता है, आपको पता होगा ये एक संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक का मतलब ये होता है कि दोस्तों जिसका संविधान के अंदर मेंशन होता है, तो ये हमारा जो संवैधानिक आयोग जो हमें देखने को मिलता है। फिर वित्त आयोग केंद्र और राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय हमें देखने को मिलता है। और 15वें वित्त आयोग मतलब कि जो 15वें वित्त आयोग था उसने 2 रिपोर्टें जो है बेसिकली जमा करनी थी। एक तो ये करनी थी कि पहली रिपोर्ट में जिसमें 2020 और 2021 की सिफारिश शामिल हों, और एक दीर्घकालीन सिफारिश हो जिसमें 2021 से लेकर 2026 तक के सभी सिफारिशों को अंतिम रिपोर्ट के रूप में इसको उन्होंने जो है बेसिकली प्रस्तुत करना था, वो कर भी दिया गया है।
तो उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो स्वास्थ्य के जो आवंटन जो इसी के पेश में जो हमें देखा गया है। फिर इसने स्थानीय निकायों को स्वास्थ्य अनुदान के आवंटन का प्रावधान किया था, जिसमें इन्होंने इसके लिए मतलब 70,051 करोड़ का स्वास्थ्य अनुदान बेसिकली प्रदान किया गया 2021 से लेकर 2026 तक का। तो उसकी पहली किस्त अगर बोल सकते हैं तो केंद्र सरकार ने जो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमने जो है बेसिकली जारी कर दी। साथ में अगर बात करें तो स्वास्थ्य अनुदान के आवंटन का प्रावधान जो बेसिकली इसमें किया गया था कि ग्रामीण जो उप केंद्र, आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा डेप्थ में बताना चाहूँगा दोस्तों, जब आप कल को IAS PCS जो भी आप मतलब कलेक्टर और सब डीएम बनेंगे तो उसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारी तरफ से देखो 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, एक होता है ब्लॉक लेवल पे और एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। बेसिकली यही चीज़ें होती हैं अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो आपने फोर्स करना है वो फोर्स करना है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पे। अगर हमारी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र अगर मान लीजिए खस्ता हाल से आप बहुत अच्छा कर देते हैं, आप मान लीजिए बहुत बढ़िया से करते हैं, तो आपको पता है इसमें से अगर मान लीजिए 100 लोग अगर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में आते हैं तो उसमें से आपको पता है करीब मान के चलिए 90% लोग फ्रंट लाइन क्लोज हो जाते हैं। फ्रंट लाइन क्लोज का मतलब यहाँ पे ये होता है कि 90% लोग प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तक ही मतलब कि उनके गोलियां लेके या फिर जो भी उपचार करके उनको ठीक किया जा सकता है। उसमें से 10 आदमी ही जो है आगे जाते हैं, जो ब्लॉक लेवल पे जाते हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं। आप समझे, मतलब कि ये डेटा आपने समझना है कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो कहीं ना कहीं प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में सबसे ज़्यादा जो हमें ज़रूरत जो हमें देखने को मिलती है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जितने ज़्यादा अगर मजबूत होंगे, जितने ज़्यादा अगर हम सशक्त करके रखेंगे, उतना ही हमें जो है मतलब कि हमारे मतलब ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं उनको फ़ायदा होगा। तो उसी कंडीशन में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पे हमें सबसे ज़्यादा जो है मतलब कि तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो ग्रामीण उप केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी कि जिसको हम PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर के तौर पे जो इंग्लिश में कहते हैं, को स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों जिसको हम HWC यानी कि आप हेल्थ वर्किंग कमेटी जो कहते हैं में बदलना होगा। यानी कि अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर हमें प्राइमरी हेल्थ सेक्टर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है अगर बात करें तो हमें फोकस यहाँ पे करना होगा। और साथ में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों के लिए निदानिक यानी कि जो डायग्नोसिस्ट होती हैं, जिसमें अगर बात करें जिसमें एक्सरे होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, छोटे मोटे और काम होते हैं जिसमें हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो बुनियादी ढांचे को बेसिकली यहाँ पे विकसित भी करना होगा और कहीं ना कहीं ब्लॉक स्तर पर भी शहरी WSC उप केंद्रों PSC और सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को यहाँ पे विकसित करना होगा। ये बेसिकली उन्होंने अगर बात करें तो 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशंस यहाँ पे जो है प्रोवाइड कराई थी। उन्होंने ये बोला था कि हमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों साथ में जो आपके शहरी प्राथमिक केंद्र हैं उन पे सबसे ज़्यादा हमें जो काम करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि बस एक कंपाउंडर दे दिया, एक डॉक्टर दे दिया, दवाइयाँ हैं नहीं, इंजेक्शंस हैं नहीं, बस वो अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बेसिकली नहीं होनी चाहिए। इस कंडीशन में डॉक्टर के पास सारे मतलब कि अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसको प्रोवाइड कराना चाहिए, जिसमें उसको इंजेक्शंस भी हों, दवाइयाँ भी हो सके, ताकि वो लोगों का फ्री में इलाज कर सके। अभी आज के दौर में ये देखा जाता है प्राथमिक उपचार केंद्र में कि लोग डॉक्टर के पास तो चले जाते हैं लेकिन डॉक्टर के पास दवाइयाँ नहीं होती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, फिर वो अपनी अगर बात करें तो मेडिसिन लिखते हैं, बाहर की ब्रांडेड मतलब की दवाइयाँ लिखते हैं, तो जिससे फिर एक गरीब इंसान होता है वो दवाइयाँ नहीं खरीद पाता क्योंकि दवाइयाँ सच में काफ़ी ज़्यादा महंगी आती हैं। तो उस कंडीशन में हमें जो है इन फ्यूचर में जेनेरिक दवाइयाँ जिसको बोलते हैं अगर सिंपल भाषा में कि देसी दवाइयों को भी जो हमें प्रमोट करना चाहिए ताकि लोगों का जो स्वास्थ्य है वो कम से कम किया जा सके। फिर अन्य सिफारिशों में इसमें 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन में शामिल था, उसमें यह था कि राज्यों को 2022 तक स्वास्थ्य खर्च का आवंटन कम से कम 8% अधिक बढ़ाना चाहिए। यानी कि राज्य यहाँ पे 15th फाइनेंस कमीशन राज्यों को ये बोलता है कि भाई अपने स्वास्थ्य का 8% हिस्सा आप जो है क्या नाम है स्वास्थ्य पे ही खर्च करें। लेकिन अभी आज के समय ट्रेंड देखें तो कोई भी इस राज्य 2 से 3% के हिसाब से ही जो बेसिकली चल रहा है। अगर हम आज का ट्रेंड एनालिसिस करें, सबको मतलब डेटा को कलेक्ट करें, तो हमें यही निष्कर्ष निकल के मिलता है कि ज़्यादा 2 से 3% ही जो है कोई भी राज्य जो है बेसिकली खर्च कर रहा है। तो ये भी एक क्रिटिकल इशू हमें जो है देखने को मिलता है। फिर 2022 तक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का व्यय कुल स्वास्थ्य व्यय का 2/3 यहाँ पे बेसिकली होना चाहिए। जो प्राथमिक स्वास्थ्य यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मान लीजिए 100 रुपये किसी राज्य ने अपने स्टेट को अगर एलोटेड किए हैं तो उसका करीब 66.6% जो है ये सारा का सारा पैसा जो है स्वास्थ्य मतलब जो है प्राथमिक पे सबसे ज़्यादा पैसा जो है वह होना चाहिए। फिर स्वास्थ्य में केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो होती हैं
इतनी लचीली होनी चाहिए कि राज्यों को अनुकूलन और नवाचार करने की अनुमति मिल सके। यानी कि जो सेंट्रल स्कीम्स होती हैं, जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स होती हैं, जिसको केंद्र प्रायोजित योजना कहते हैं, जो सेंट्रल स्टेट मतलब जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स होती हैं, उसमें मतलब ये नहीं कि जो प्रावधान है वो नहीं, उसमें लचीलापन भी रहना चाहिए ताकि स्टेट अपने हिसाब से उस चीज़ को थोड़ा सा अप एंड डाउन कर सके कि हाँ जिसमें उसको फायदा हो तो उसमें थोड़ा सा अगर हम बात करें तो फिल्टर कर सके चीज़ों को, तो ताकि जिससे कि क्या नाम है स्टेट्स को जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे फायदा हो सके। फिर अखिल भारतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा की स्थापना भी की जानी चाहिए, जैसे कि काफ़ी दिनों से मांग भी जा रही है कि एक जिस तरह से हमारे पास आईएएस आईपीएस अगर हमें और आईएफओएस अगर हैं, अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं जिसमें मतलब कि केंद्र अलॉटेड करती है लेकिन ये काम राज्य के अंदर जाके करते हैं, तो उसी की जैसे हमारे पास एक मेडिकल के तौर पे भी हमारे पास एक अखिल भारतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा की स्थापना होनी चाहिए ताकि इस तरह के जो मतलब कि ऑफिसर्स हों उनको भी रिकमेंडेड किया जा सके और कहीं ना कहीं अगर बात करें स्वास्थ्य के ऊपर मतलब कि बहुत अच्छे से जो है काम किया जा सके। ये तो था अभी तक का कंटास्ट। अब समझते हैं चुनौतियां मतलब कि आखिर कौन सी चुनौतियां जो हमें स्पेशली अगर बात करें अभी जो स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर हमें जो है देखने को मिल रही है। तो उसमें अनुदान आवंटन पर अगर हम चुनौतियों के बारे में बात करें तो हालांकि पहले तो यही बोला गया था कि 73-74 संविधान संशोधन में यही बोला गया था कि भाई जो भी मतलब कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो करेगा वो प्राथमिक देखभाल वो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को देने की जिम्मेदारी सौंपी यहाँ पे जो है जाएगी। लेकिन इसका उद्देश्य स्थानीय निकायों के भौगोलिक क्षेत्राधिकारों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अधिक ध्यान देना और धन का आवंटन करना था। यानी कि जब मतलब 73 और 74 जब अमेंडमेंट हुआ तो यही बोला गया कि इनका उद्देश्य यही है कि लाइक स्थानीय निकायों के भौगोलिक क्षेत्राधिकार में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अधिक ध्यान देना और धन का आवंटन करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन आज के समय ये चीज़ें ठीक है, हमने अमेंडमेंट भी कर दिया, हमने संविधान संशोधन भी कर दिया, चीज़ें ठीक है, ऑन डॉक्यूमेंट पे तो चीज़ें अच्छी चल रही हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो राज्य जो है अभी भी आनाकानी करते हैं धन आवंटन करते समय। वो ये सोचते हैं पंचायती राज इतनी सशक्त नहीं है, अभी इनको धन का आवंटन कर देंगे तो मिसयूज़ होगा। तो इसके कारण बहुत सारी चुनौतियाँ जो हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें अगर हम बोलें तो जिसके अंदर लाइक अगर जैसे कि बात करें तो लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेंट्रल अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट है, मान लीजिए 500 करोड़ रुपए मतलब पंचायती राज को देती है। तो पंचायती राज के पास हालांकि 500 करोड़ नहीं पहुंचेगा, वो छनते कुछ 100 से 150 करोड़ ही अगर बात करें तो पहुँचता, बीच में सारे अधिकारी मिलकर आपस में मंत्री और नेता लोग मिलकर लूट खसोट कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में जो राज्य सरकारें होती हैं वो हमेशा मतलब कि पैसे देने से कतराती हैं। हालांकि उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं दबाव होता है, वो देते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि अभी हालांकि पंचायती राज इतनी सशक्त जो है हमें देखने को नहीं मिल रही है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है। तो इसमें ये चुनौतियाँ जो हमें देखने को मिलती हैं, इसलिए जो स्टेट होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबराती है पैसे देने से। दूसरा, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकारी वित्त पोषण और राज्य स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से नहीं किया गया है और शहरी स्थानीय निकायों ने स्वास्थ्य के आवंटन में अनुपातित वृद्धि यहाँ पे बेसिकली नहीं करी गई है। और शहरी क्षेत्र को अनुदान देने से बचने का कारण यह था कि स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जिम्मेदारियों का स्पष्ट अभाव भी जो है बेसिकली नहीं देखा गया। मतलब कि एक तरह से बात करें तो जो आप ये बोल सकते हैं स्वास्थ्य सेवाएँ जो हैं उस पर एक तरह से स्पष्टता का जो है हमें अभाव सबसे ज़्यादा जो है हमें देखने को मिल रहा है। और दूसरा, हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि शहरी क्षेत्रों में विधायक जो कदम जो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अनुदानों का आवंटन फलदायी नहीं रहा, यानी कि अगर बात करें नॉट अ फ्रूटफुल रहा, मतलब कि जो भी अनुदान दिए उसमें मतलब कि देखा जाए तो कुछ ज़्यादा खास हमें जो है रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला। क्योंकि 2017-2018 के दौरान भारत में शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा भारत में वार्षिक कुल स्वास्थ्य व्यय में 1.3% और 1% का योगदान दे रहे थे, जिसमें 2005 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने स्वास्थ्य पर खर्च न करने वाले RLB यानी कि स्वास्थ्य ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रभाव को आंशिक रूप से यहाँ पे कम किया गया। और उसका उद्देश्य अगर बात करें भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करना था। और 8 साल बाद शुरू किया गया राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की प्रभावी नहीं था, क्योंकि इसमें केवल एक मामूली वार्षिक वित्त आवंटन जोड़ा गया। इसको ऐसे समझे कि जो भी आवंटन दिए गए उसका कुछ ज़्यादा फ्रूटफुल मतलब कि नज़रिया नहीं मिला। जिस तरह से हमारे जो लाइक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी हों, ये चाहे कितने भी स्वास्थ्य पर खर्चा कर लें, लेकिन उसका कोई ना कोई अगर बात करें आंशिक रूप से मतलब कोई ज़्यादा प्रभाव जो हमें देखने को नहीं पड़ा। इसका कहने का मतलब ये है कि जो एडिटोरियल का जो कंक्लूजन है बेसिकली मैं यही बता रहा हूँ। फिर आगे के रास्ते में देखें तो दोस्तों हमें ये देखने को मिलता है कि हमें 15 वित्त आयोग जो स्वास्थ्य अनुदान 1992 में 2 संवैधानिक संशोधनों के तहत प्रदान किए गए जनादेश को पूरा करने के लिए भूतपूर्व अवसर है, इसे प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें भारतीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को इस अवसर का उपयोग ग्रामीण और शहरी निकायों को
स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार करने में मदद करने के लिए किया जाना चाहिए। और साथ में अनुदान का उपयोग प्राथमिक देखभाल, जैसे कि मैंने आपको सभी को पहले बताया, प्राथमिक देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में जिम्मेदारियों के बारे में स्थानीय निकायों के प्रमुख हितधारकों को संवेदनशील बनाने के अवसर के रूप में जो है बेसिकली किया जाना चाहिए। और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में स्थानीय निकायों की जिम्मेवारी के बारे में नागरिकों में काफ़ी ज़्यादा जो है जागरूकता जो है पैदा यहाँ पे करनी चाहिए। और इस तरह का दृष्टिकोण प्रणाली में जवाबदेही को सक्षम करने के लिए सशक्त उपकरण के रूप में भी जो है काम कर सकता है। और 15वें वित्त आयोग के जो स्वास्थ्य अनुदान की स्थानीय निकायों द्वारा स्वास्थ्य व्यय के लिए प्रतिस्थापन के रूप में नहीं माना जाए। मतलब कि इस तरह से ये नहीं कि इसको रिप्लेसमेंट की तरह से माना जाए, नहीं, इसमें ये तर्क दिया जा सकता है कि ठीक है, अगर 15वां वित्त आयोग अगर दे रहा है तो उसकी रिकमेंडेशंस को बहुत अच्छे से, मतलब कि ये नहीं कि बस पैसे का प्रतिस्थापन हो रहा है कि नहीं बस पैसा आ गया और काम हो जाए, नहीं, इस तरह से चीज़ें जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और स्थानीय निकायों को भी सार्थक प्रभाव डालने के लिए नियमित रूप से अपने स्वयं के स्वास्थ्य व्यय में, मतलब कि सभी राज्यों को जो है वृद्धि करनी चाहिए। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काम करने वाली कई एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए तंत्र को संस्थागत बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये था कुछ आज का ट्यूटोरियल। आई होप अभी हम धीरे धीरे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे इसके अंदर। हम खुद कह रहे हैं कि इसमें अभी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम धीरे धीरे और ज़्यादा चीज़ों को हिंदी में सशक्त करेंगे, ताकि जो एक हिंदी मीडियम का जो सपना है हम उसको हम कोशिश करें अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स देने की। बाकी रिजल्ट कैसा भी है देखते हैं इन फ्यूचर में, बट ये आप पॉजिटिव लेके चलें कि कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई हैं डेली बेसिस पे, इसको स्टार्ट रहने दीजिए, सपोर्ट कीजिए, बस हम ये बोलेंगे। तो गाइज आज की वीडियो के लिए थैंक यू।